गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आपके रेगुलर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो हमने एक तरह से थ्योरी पढ़ा था, क्वालिटेटिव बेसिस पर पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने कि हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगर लेते हैं और उसमें अगर करंट को पास कराते हैं तो एनोड पर हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, कैथोड पर प्रोडक्ट बनते हैं। हो सकता है कि गैस भी लिबरेट हो एनोड पर या कैथोड पर। तो अब जो फैराडे लॉ पढ़ेंगे इसमें क्या है कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले आप क्या पढ़ रहे थे कि थ्योरी टाइप का पढ़ रहे थे, क्वालिटेटिव बेसिस पर पढ़ रहे थे कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, करंट को पास कराया तो एनोड पर आपका जो प्रोडक्ट है वो चिपकने लगा। ठीक है, आयन जाकर चिपकने लगा, कैथोड पर एनोड पर आयन आपके चिपकने लगे। और अगर गैस लिबरेट हो रही है तो एनोड पर गैस लिबरेट हो रही है, कैथोड पर गैस लिबरेट हो रही है। आपने ये सब पढ़ा था। फैराडे जो थे, माइकल फैराडे, इन्होंने बताया कि कितने अमाउंट में जो गैस लिबरेट हो रही है, जो कितने अमाउंट में, हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे ना पिछले क्लास में कि क्लोरीन गैस भी बनती है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है, ऑक्सीजन गैस भी बनती है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो कितने अमाउंट में गैसेस बाहर निकल रही है, लिबरेट हो रही है। अमाउंट, मात्रा, वेट, मास। ठीक है, तो ये सब बताया आपका फैराडे साहब ने। दूसरी बात कि आप देख रहे थे कि जैसे आप जिंक ले रहे हो तो जिंक प्लस कैथोड पर जा रहा था, कॉपर प्लस कैथोड पर जाके चिपक रहा था, वो मोटा हो रहा था कैथोड। याद आ रहा है कुछ आपको? तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि कुछ आयंस जो है वो जाकर कैथोड पे चिपक रहे थे और उसको मोटा कर रहे थे, उसका वेट बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो कितने अमाउंट में कैथोड पर या एनोड पर आपके प्रोडक्ट हमें मिले। ठीक है, जो जाकर चिपक रहा है आयन इलेक्ट्रोलिसिस में, जो जाकर आयंस कैथोड और एनोड पर चिपक रहे हैं, उनकी अमाउंट क्या है, ठीक है, उनका मास क्या है, उनका वेट क्या है, वो सब फैराडे साहब ने बताया। तो इसके पहले क्वालिटेटिव पढ़ रहे थे, थ्योरी पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव बेसिस पर, क्वांटिटी के बारे में, मात्रा के बारे में, मास के बारे में। और इस चीज को किसने ध्यान रखा, किस साइंटिस्ट ने इस चीज पर गौर किया कि भाई कितने अमाउंट में बन रहा है ये भी तो बताओ। तो ये फैराडे साहब ने। ओके, तो इनका नाम है माइकल फैराडे। इन्हीं ने जो फैराडे लॉ दिया है, इन्होंने ही दिया है। तो माइकल फैराडे डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इन्होंने ही सबसे पहले नोटिस किया कि जो गैस निकल रही है, जो आपके प्रोडक्ट मिल रहे हैं एनोड और कैथोड पर, उनकी मात्रा, उनका अमाउंट क्या है, उसको भी पाना, उसको भी प्राप्त करना, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना कि भाई कितने अमाउंट में बन रहा है। ये किसने आपको बताया? फैराडे साहब ने बताया। ये भी जरूरी है जानना। ओके, चलिए देखते हैं। तो इनका जो पहला, इन्होंने दो लॉ दिया। ठीक है, दो लॉ। तो उसमें जो फर्स्ट वाला लॉ है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और जो सेकंड वाला लॉ है वो तो आप ऐसे ही याद कर लोगे, बहुत इजी है। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है? द अमाउंट मास, अमाउंट मतलब मास, वेट ऑफ ए सब्सटेंस deposited or mass of gases liberated at a particular electrode is directly proportional to the amount of charge passing through the solution or electrolyte. इन्होंने ये बताया, जो फैराडे साहब थे, इनका जो पहला लॉ है ये कहता है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हो, ठीक है, चलिए इसको मैं अच्छे से बताती हूँ आपको कि सपोज दैट कि आपने कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, ओके, और उसमें आपने दो इलेक्ट्रोड ले लिए। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा, ये एनोड है, ये कैथोड है, इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं। ओके, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलो या सॉल्यूशन बोलो। ओके, इलेक्ट्रोलाइट बोलो या सॉल्यूशन बोलो। तो यहाँ पर आपके भरे हुए हैं। जैसे ही आपने यहाँ से करंट को पास किया, तो ये जो केमिकल आपका है, इस सॉल्यूशन जो है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होने लगेगा और आपका कैथोड पर आपके प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने लगेगा। आप सब पढ़े हैं, लास्ट क्लास में आपने सब पढ़ा था, पिछले क्लास में, कि कैथोड कैसे मोटा होने लगता है, एनोड कैसे पतला होने लगता है। तो जो आयंस है वो जाकर चिपकने लगते हैं कहां पर? कैथोड पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक सॉलिड मटेरियल हमें मिल रहा है। तो कितने अमाउंट में मिल रहा है, ये चीज आपका फैराडे साहब ने बताया। ठीक है,
हो सकता है कि आपका गैस भी लिबरेट हो रहा हो। यहाँ पे आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, हो सकता है कि वो जब ब्रेक करने के बाद गैस को भी कैथोड से लिबरेट कर सकता हो या एनोड से भी लिबरेट कर सकता हो। ये भी तो पॉसिबल है ना कि एनोड से भी गैस निकल सकता है, कैथोड से भी निकल सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है वो आपका एनोड पर भी चिपक सकता है और कैथोड पर भी चिपक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका सब्सटेंस है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो वो डिपॉजिट हो रहा है, कोई गैस है तो वो लिबरेट हो रहा है। ठीक है, सब्सटेंस है तो वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, और कोई गैस है तो वो क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। तो इनका जो अमाउंट है, इनका जो मास है किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड का, मान लीजिए यहां से कोई गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, तो वो कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रहा है, तो उस इलेक्ट्रोड में जितना भी आपका गैस निकला उसका अमाउंट उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही है फैराडे फर्स्ट लॉ। फिर से समझिए बात को, पार्टिकुलर किसी इलेक्ट्रोड में ही कोई पार्टिकुलर गैस निकलेगा। ठीक है, हर गैस हर इलेक्ट्रोड में तो निकलेगा नहीं, पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड में ही पार्टिकुलर गैस निकलेगा, और किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड में ही कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। ओके, समझ में आ रहा है बात। कोई आयन जाकर यहाँ पे, जैसे Zn+ है, ये जाकर यहाँ माइनस पर चिपकने लगा, तो यहाँ पर जो रेड कलर का मैंने बनाया है ये डिपॉजिट हो रहा है। इसका मास या हो सकता है कि इस कैथोड पर कोई गैस लिबरेट हो रहा हो, तो उसका मास इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड में जो मास डिपॉजिट हो रहा है, या जो पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड में जो गैस लिबरेट हो रहा है, उसका मास इस जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके जो चार्ज आपने सप्लाई किया है उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही है फैराडे फर्स्ट लॉ। अब कहोगे कि चार्ज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सब बताओगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस अभी फिलहाल इतना समझिए कि यहाँ पे मास के बारे में जो मैं बता रही हूँ वो चीज क्या है। अभी मैं पूरा क्लियर बताऊंगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो द अमाउंट ऑफ मास, ये मास समझ में आ गया ना कि मास के बारे में यहाँ पे क्या कहानी है। ओके, गैस का मास, सब्सटेंस का मास। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, जो आपने लिया है इलेक्ट्रोलाइट, उसी को यहाँ पे सब्सटेंस कह रहा है। ओके, द अमाउंट ऑफ ए मास ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, यहाँ पे जो सब्सटेंस मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे चिपक रहा है, ये जो कैथोड पर चिपक रहा है, इसका वेट, इस सब्सटेंस का वेट। ओके, द अमाउंट ऑफ ए मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और mass of gases liberated at a particular electrode। ठीक है, चाहे वो एनोड भी हो सकता है या कैथोड भी हो सकता है। particular electrode is directly proportional to the amount of charge, directly proportional to the amount of charge passing through the solution or electrolyte। ओके, मतलब ये कह रहा है कि जो मास डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस का, जो रेड कलर से बना है, जो मास डिपॉजिटेड हो रहा है इस सब्सटेंस का, या जो गैस लिबरेट हो रहा है, उसका मास इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो चार्ज सप्लाई हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यही चीज कह रहा है। देखो फिर से, द अमाउंट मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और मास ऑफ गैसेस liberated at a particular electrode is directly proportional to the amount of charge passing through the solution। यहाँ से जो चार्ज पास हो रहा है उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मास इस चार्ज के जो पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। सॉल्यूशन कहो या इलेक्ट्रोलाइट कहो, जो बीच में यहाँ पे बीकर में भरा हुआ है, मतलब सपोज दैट कि जो आपका इस इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है उसको हम स्मॉल m से डिनोट कर दे। ओके, जो मास डिपॉजिट हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं m कह रहे हैं, स्मॉल m। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो चार्ज सप्लाई हो रहा है सॉल्यूशन में q उसके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। ये m क्या है, किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड का मास है, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड में, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है उसका मास है, और जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो चार्ज सप्लाई हो रहा है उस Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे बात समझ में, मतलब स्मॉल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हम हटाकर यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लिख देंगे। ये तो आपने बहुत पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर आप साइंस स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर हम वहां पे कांस्टेंट टर्म को लिख देते हैं।
तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर यहाँ पे मैंने कैपिटल जेड को लिख दिया, तो फॉर्मूला हो गया आपका स्मॉल m इज इक्वल टू जेड क्यू। ओके, जेड क्यू, ठीक है। ये क्या है, क्यू क्या है, चार्ज जो सप्लाई हो रहा है, करंट नहीं चार्ज। अब आप सोच रहे होगे करंट और चार्ज में क्या अंतर है, सब मैं बताऊंगी, घबराओ मत। ये क्या है जेड और ये क्या है क्यू, तो फॉर्मूला आपका हो गया m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। आगे देखिए, जहां पे जेड क्या है, कांस्टेंट टर्म है जिसको प्रोपोर्शनल को हटा के हमने लगाया है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी आपको डिटेल्स, इसका डिफिनेशन वगैरह सब लिखवा दूंगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको हम बोलते हैं। इक्विवेलेंट मतलब कुछ मास, कुछ मोलर मास से रिलेटेड है ये, ठीक है। आगे देखो, Q क्या है, चार्ज, इसको हम चार्ज बोलते हैं, और M क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस आपका गैस भी हो सकता है या कोई डिपॉजिटेड मटेरियल भी हो सकता है, जो डिपॉजिट हो रहा है वो भी हो सकता है, या गैस का अमाउंट भी हो सकता है। तो M क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और गैस और सॉलिड मटेरियल, ठीक है। चलिए, अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब ये Q क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, पहले आप इतना नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको साफ करके ऊपर से अच्छे से आपको बताऊं। So students, according to first law of Faraday, small m is directly proportional to Q। मतलब ये कि जितना ज्यादा चार्ज सॉल्यूशन में सप्लाई होगा उतना ही ज्यादा कैथोड पर या किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर मास का डिपोजिशन होगा, ठीक है। जो अगर सब्सटेंस है तो मास का डिपोजिशन होगा, गैस है तो उतना ही ज्यादा गैस लिबरेट होगा। जितना ही ज्यादा चार्ज सप्लाई करोगे आप सेल में, ठीक है, जितना ज्यादा करंट सप्लाई करोगे, जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करोगे, उतना ही ज्यादा आपका पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड में मास का डिपोजिशन होगा, उतना ही ज्यादा पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड में गैस का लिबरेशन होगा। इज दैट क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर मैंने एक कांस्टेंट टर्म लिख दी है जिसको हम बोलते हैं जेड। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर वी नो दैट आई, करंट का फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, इसे हम करंट कहते हैं। मतलब ये कि फिजिक्स में या किसी भी केमिस्ट्री में भी किसी भी चीज का डिफिनेशन अगर आपको निकालना हो तो हम एक चीज को यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, वन में, और उसके बाद उसे हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आई, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब एक सेकेंड में, इसको हम 1 मान ले अगर, तो 1 सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में किसी कंडक्टिंग वायर में जितने चार्ज सप्लाई होंगे उसी को करंट कहेंगे, या एक सेकेंड में जितना चार्ज आपका सॉल्यूशन में सप्लाई हो रहा है उसी को हम करंट कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका करंट का फॉर्मूला हो गया Q अपॉन T। ये क्या है? चार्ज, और ये क्या है? T। अब आपको ऐसा यूनिट में इसका सब कुछ रखना है। चार्ज का जो होता है ऐसा यूनिट में क्या होता है? यूनिट आपका होता है कुलम्ब, इसका क्या होगा? सेकंड। तो अगर आपको आवर्स में दिया होगा तो आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में दिया होगा तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और ये कुलम्ब में इसका चार्ज होगा। ओके, आगे तो यहां से हमने Q का वैल्यू निकाला। Q क्या हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा ना। इसको यहां भेज दीजिए, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। यहां से मैंने चार्ज का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, निकाल लिया। अब इस चार्ज के फॉर्मूला को मैंने कहां पुट कर दिया? इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। तो M इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू है, Q को हटाकर वहां पे आई टी को लिख दो, तो क्या बन जाएगा? M इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। हुआ? आ रही है बात समझ में कि चार्ज को हटाकर मैंने वहां पे करंट एम्पियर में इसका यूनिट होगा, ठीक है, और ये सेकंड में, तो यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा M इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, ठीक है। इसको हम पहला इक्वेशन मान लेंगे। आगे देखिए, अब आते हैं जेड पर। व्हाट इज जेड? जेड क्या है? तो इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। मतलब जेड को हम क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये एक कांस्टेंट टर्म है किसी भी सब्सटेंस के लिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन फैराडे कांस्टेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या है? ये इसका फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट मास मतलब इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात हो रही है। इक्विवेलेंट मास का मतलब इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात हो रही है। किसका? जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट F, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
ठीक है, मतलब 1 फैराडे करंट अगर आप पास करोगे तो जितना सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, कई बार इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट हो गया ना। फिर से सुनिए, अगर आप किसी कंडक्टिंग वायर में या किसी सॉल्यूशन में 1 फैराडे करंट को पास कराते हो तो जितना सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट आएगा वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। मैंने आपको बताया ना कि किसी भी चीज का डिफिनेशन पाने के लिए हम किसी नीचे वाले चीज को 1 यूनिट कर देते हैं, फिर डिफिनेशन हमारा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको 1 कर दिया, फिर डिफाइन कर दिया उसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब वेट, मास मतलब क्या, वेट के बारे में बात हो रही है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे एफ क्या है, एफ इज फैराडे कांस्टेंट। अब बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखिए बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान अपना बोर्ड पर ही रखिएगा। एफ इज फैराडे कांस्टेंट मींस चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस, मतलब ये कि सपोज दैट कि आपका, ठीक है, इस सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इस सॉल्यूशन में क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आपने चार्ज को आपने इसके अंदर डाला। ठीक है, आपने चार्ज सप्लाई किया इस सॉल्यूशन में, तो आपका जितना आप चार्ज सप्लाई कर रहे हो, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज को सप्लाई करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज को सप्लाई करेगा, वो आपका हो जाएगा 1 फैराडे। ये फिक्स होता है, ये फिक्स टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म है कि 1 मोल अगर आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो कितना चार्ज कैरी करेगा, कितना चार्ज को वो कैरी करेगा, तो वो आपका हो जाएगा 1 फैराडे को कैरी करेगा। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 96500 कूलम, मतलब 96,500 कूलम। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये एक याद करने वाला ही टर्म है। ठीक है, फिर से मैं इस चीज को समझा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि बच्चे काफी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 1 फैराडे क्या होता है, उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जैसे आप मार्केट गए तो आपने बोला कि मुझे 1 किलो आलू दे दो, तो आपने आलू को वहां पे किस तरह से आपने उसको रिप्रेजेंट किया, 1 केजी। आपने आलू को क्या बोला, 1 केजी आप आलू दो, ऐसे बोला ना आपने। तो वैसे ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो होता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया था, तो यहाँ पे उस 1 किलो आलू नहीं कह रही हूँ मैं, यहाँ पर 1 किलो आलू नहीं कह रही हूँ मैं, यहाँ पे कह रही हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन की यूनिट मोल हो गई ना, तो मोल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि केजी से। जैसे 1 किलो आलू आप कह रहे हो, वैसे यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन कह रहे हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज को कैरी करेगा, चार्ज मतलब क्यू, कितने चार्ज को कैरी करेगा, तो ये आपका फिक्स टर्म है कि ये 1f चार्ज को कैरी करेगा। व्हाट इज f? f इज अ फैराडे कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, मतलब 96,500 कूलम। आ गई बात समझ में? अरे 1 किलो आलू वाला समझ में आया कि आपने आलू को 1 किलो बोला ना, वैसे मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे 1 मोल बोला, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा। आप चाहे तो आप साइड में कहीं कॉपी में लिख सकते हो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा, तो 1 फैराडे चार्ज कैरी करेगा। 1 फैराडे चार्ज कैरी करेगा, मतलब 96,500 कूलम चार्ज को कैरी करेगा। ये फिक्स है। ठीक है, 1 किलो आलू में कितने आलू होंगे वो तो आप वजन करके देखोगे ना, तो वैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा, तो 96,500 कूलम। आ गई बात समझ में? चलिए, जो ये फिक्स होता है इसलिए इसको बोलते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, फैराडे कांस्टेंट। ओके, 1 किलो आलू मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। दोनों में आप ऊपर ऊपर नहीं समझिए, बिल्कुल डीपली समझिए। 1 केजी आलू, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यूनिट में हम बता रहे हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कितने चार्ज हो गए, तो इसमें 1 फैराडे चार्ज होगा। यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, चार्ज मतलब क्यू कितना होगा, तो 1 फैराडे चार्ज होगा, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। इसको चाहे तो आप कहीं पे नोट कर सकते हो। ओके, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे, तो 1 फैराडे होगा, 96,500 कूलम। इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि F इज फैराडे कांस्टेंट मींस
चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96,500 कूलम। चलिए आगे देखते हैं। वी नो दैट इक्विवेलेंट मास में कंफ्यूज मत होना, इक्विवेलेंट वेट को ही हम यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कह रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट को ही हम इक्विवेलेंट मास यहाँ पे कह रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट आपने निकाला होगा 10th में या 11th में, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं? तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, उसी को हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ठीक है, याद आ रहा है कुछ आपको कि इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो तो किसी भी सब्सटेंस का यहाँ पे जो डिपॉजिट हो रहा है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे ना, जो इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस उसके ही बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसका आपका मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हो रहा है अपॉन उसकी वैलेंसी या कितने इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में ट्रांसफर हो रहे हैं उस चीज पर डिपेंड करता है। तो न्यूमेरिकल्स आएगा तो एन आप आराम से निकाल लोगे। जैसे हम अभी पिछले क्लास में पढ़ रहे थे ना कि Zn प्लस प्लस आपका कैथोड पर गया और 2 इलेक्ट्रॉन लिया और Zn सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। याद आ रहा है कुछ? हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि Zn प्लस प्लस कैथोड पर गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुआ और Zn सॉलिड में चिपक गया कैथोड पर। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? ये N है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे N के जगह पर हम 2 को रखेंगे। ठीक है, तो अब ये भी कह सकते हो, देखो इसकी वैलेंसी भी 2 ही है यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 आप रख सकते हो। ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? जो आपका सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, जो आपका सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी संख्या या वैलेंसी ऑफ सब्सटेंस। आ गई बात समझ में? तो ये चीज है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है पहले के क्लासेस में, बस रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आपका तीसरा जो इक्वेशन निकला, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन। इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा है, मोलर मास को मैंने mm लिखा है, NN। तो ये इक्वेशन थर्ड हो गया। पूरी कहानी समझ में आ गई, फैराडे कांस्टेंट समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब मैं क्या करती हूँ कि इस चीज को यहाँ से साफ कर देती हूँ ताकि हमें एक स्पेशल फॉर्मूला चाहिए ताकि हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सके। ये सारा साफ कर देना यहाँ से। ठीक है, चलिए अब इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपके कंपटीशन में तो बहुत ही ज्यादा आता है और एग्जाम में फेराडे लॉ करके पूछता है कि व्हाट इज फेराडे लॉ। तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ अच्छे से लिखने होते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला के साथ, बिल्कुल डिफिनेशन के साथ, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पे मैं ऐसे कुछ कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, 1, 2 और 3 इक्वेशन से हम एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे और एक न्यू इक्वेशन लाएंगे जिससे आप फॉर्मूला अपना जिससे आप न्यूमेरिकल्स अपना सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या है? ZIT है। तो यहाँ से हम Z की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, मतलब Z की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा? स्मॉल m इज इक्वल टू E अपॉन F इंटू I इंटू T। ये एक फॉर्मूला आपका हमारा मिल गया। मिला कि नहीं? बस वैल्यूज को पुट करना है, कुछ नहीं करना है। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको एग्जाम में इक्विवेलेंट वेट दे देगा, फेराडे कांस्टेंट दे देगा, करंट दे देगा, टाइम दे देगा और पूछेगा कि सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है उसका मास कितना है, तो आप फॉर्मूला में रख के निकाल सकते हो। ओके, ठीक है, कितना वेट हमें डिपॉजिट हो रहा है तो आप फॉर्मूला में रख के निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो ना, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट आप यहाँ रखोगे। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n, तो उसकी वैलेंसी को पहले आप E निकालोगे। ठीक है, ये सब तो दिया रहेगा एग्जाम में, तो E निकालोगे फिर जाके वैल्यू पुट करोगे तब n निकालोगे। E कहां कैसे निकालोगे? तो इससे निकालोगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब यहाँ से आपको क्वेश्चन एक आपका फॉर्मूला आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे? E के जगह पर भी हम इस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका स्मॉल m इज इक्वल टू E जो है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इसके जगह पे हम रख देंगे मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हो, स्मॉल n। ठीक है, और इसके बाद ये हो जाएगा इंटू F और यहां पर आपका हो जाएगा इंटू I इंटू T। होगा कि नहीं? बोलो। यहाँ पे मैंने इक्वेशन थर्ड को
पुट कर दिया इसमें, ठीक है, इस इक्वेशन में। मतलब E की वैल्यू को मैंने mm/n को यहाँ पे रख दिया, तो ये मेरा फॉर्मूला आपका मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला हमें मिल गया हमारे बेहतरीन न्यूमेरिकल्स के लिए, जो आपके IIT में, नीट में पूछता है, JEE में पूछता है, ठीक है। तो ये सब आपके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। हाँ, आगे देखो। अब यहां से आपको मिल गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या है? अब मैं क्या करती हूँ कि स्मॉल m, ठीक है, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका मास, उसका वेट बाई इस m को इसके नीचे ले आऊं, मॉलिक्यूलर वेट कहो या मॉलिक्यूलर मास कहो, इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी बाई n इंटू एफ। तो ये एक और फॉर्मूला आपका मिल गया। अभी बता रही हूं कि ये क्या चीज है, ठीक है। 3 फॉर्मूला आपके मिल गए। देखो, अब एग्जाम में अलग तरह से भी पूछ सकता है, हो सकता है कि आपका मॉलिक्यूलर वेट दिया हो, इक्विवेलेंट वेट ना दिया हो, तो आप घबरा जाओगे कि भाई इक्विवेलेंट वेट दिया फॉर्मूला में, मॉलिक्यूलर वेट तो दिया ही नहीं, तो कैसे करें। तो इसलिए मैंने बहुत सारे आपके फॉर्मूलास यहाँ पे लिख दिए कि आप किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करके अपना मास निकाल सकते हो, ठीक है। या करंट निकालने को पूछ दिया या टी निकालने को पूछ दिया, तो वह फॉर्मूला में रखेंगे आप वैल्यूज को और निकाल देंगे, ठीक है। तो यहां से मैंने mm को इसके नीचे कर दिया। अब ये जो चीज है, ये आप जो चीज देख रहे हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये किस चीज को सिंबल, किस चीज का सिंबल है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वेट कहो या मास कहो, जो भी चीज, वेट या मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक ही चीज बोलती हूं मैं यहाँ पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बोलिए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मोल्स ऑफ सब्सटेंस, मोल्स ऑफ सब्सटेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कि सब्सटेंस के बारे में जो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे जाके, जो चिपक रहा है इलेक्ट्रोड पे जाके, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक रहा है उसका वेट कितना, वो वेट उसने मिला हमें, प्रोडक्ट रिएक्शन खत्म होने के बाद कितना वेट हमें मिला, वो यहाँ पे आप पुट करेंगे, अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट पुट करेंगे। तो ये जो चीज आएगा इसे हम बोलेंगे मोल्स, ठीक है। इसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, जो प्रोडक्ट डिपॉजिट हो रहा है वो किसके बराबर होगा? I इंटू टी अपॉन n इंटू एफ। नीचे से दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको I इंटू टी अपॉन, यही चीज को मैंने लिखा है, I इंटू टी अपॉन एन एफ, इसी चीज को लिखा है। मतलब ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल्स को बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड, जो डिपॉजिट हुआ है वो कितने मोल्स है उसकी, वही चीज बता रहा है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू टी अपॉन एन एफ, ठीक है। तो ये आपका एक और फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया। तो ओवरऑल आपके 4 फॉर्मूले, 1 2 3 4 फॉर्मूला आपको मिल गया, जो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसको नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, M इज इक्वल टू Z इंटू Q। Z क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपने पता किया अभी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन फैराडे कांस्टेंट, ये होता है आपका Z, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको Z निकालना होगा किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि ये भी फिक्स है, और किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए जो डिपॉजिट हो रहा है उसके लिए इक्विवेलेंट वेट भी फिक्स होगा, तो Z आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो Z की वैल्यू। तो अगर Q इज इक्वल टू 1F मान ले, मतलब ये कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लेते हैं तो उसमें कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज को सप्लाई करेगा? 1 फैराडे चार्ज को सप्लाई करेगा, मतलब 96,500 कूलम को, ठीक है। तो Q अगर हम 1F मान ले फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आपका Q के जगह पर हम 1 लिख दे, यहाँ पर 1 लिख दे, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z होगा ना। अगर हम Q को 1 मान ले तो M इज इक्वल टू Z होगा। Q1 क्या है? Q क्या है? तो 1F के बराबर है, 1 फैराडे के बराबर है, तो M इज इक्वल टू Z हो गया। अब यहाँ पे इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? When
1 Faraday of charge is passed, the amount of substance deposited is called electrochemical equivalent. आगे बात समझ में, डिफाइन कैसे करना है इसको, कि जो सॉल्यूशन आपने लिया है, अगर सॉल्यूशन में, उस बीकर में जो सॉल्यूशन या जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, अगर हम उसमें 1 फैराडे चार्ज को पास करें, 1 फैराडे चार्ज को पास करें, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उस चार्ज को कैरी कर रहा है, ओके। तो 1 फैराडे चार्ज को अगर हम पास करें उस सॉल्यूशन में, उस इलेक्ट्रोलाइट में, तो जितना अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड में, वही कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जितना आपका मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड में, वही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। M इज इक्वल टू Z हो गया। जो मास डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड में M, वो Z के बराबर कब हो जाएगा, जब 1 फैराडे करंट को, 1 फैराडे चार्ज को आप पास कराओगे सॉल्यूशन में, तब। आगे बात समझ में, जब 1 फैराडे चार्ज को आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास कराओगे, तो उस समय जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड में M, वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो उसको भी आप मेजर कर सकते हो, जितना Z आएगा वही M होगा, M होगा वही Z होगा। ओके, चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लो। अब हम करेंगे कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अ चार्ज ऑफ 1 फैराडे डिपॉजिट्स। तो जो 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे चार्ज को अगर आप भेजते हो बीकर में, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो आपने लिया है बीकर में, उस सॉल्यूशन में आपने 1 फैराडे चार्ज को भेजा, सप्लाई किया, ठीक है, तो आपके इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है, उसमें आपने 1 फैराडे चार्ज को आपने सप्लाई कर दिया, तो उसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रोड में कितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा, ये आपको बताना है। आगे क्वेश्चन समझ में बात, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A B C D। पहला दिया है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस आपका डिपॉजिट होगा, दूसरा दिया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, तीसरा दिया है 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, चौथा दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। कैसे पता करेंगे? 1 फैराडे चार्ज को आपने सप्लाई किया सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट आपका डिपॉजिट हुआ, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कैसे करेंगे आप इसको। चलिए देखते हैं इसका आंसर। वी नो दैट, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा कि M इज इक्वल टू Z इंटू Q होता है, एंड ये भी आपने पढ़ा कि Z क्या है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है और ये हो गया। तो जो Q है, चार्ज, ये कितना दिया हुआ है, देखो चार्ज कितना दिया है, चार्ज ऑफ 1 फैराडे, चार्ज कितना दिया है 1 फैराडे। तो यहाँ पर Q के जगह पर अगर हम 1F लिख दे तो गलत हो जाएगा, नहीं ना, वैल्यू दिया हुआ है। Q की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे Q की वैल्यू दी है 1F, एक फैराडे चार्ज को आपने सप्लाई किया है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू मैंने रख दिया 1F, तो F से F कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे M इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर आपका जब आप 1 फैराडे चार्ज को सप्लाई करेंगे, तो जितना आपका मास डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। 1 फैराडे चार्ज सप्लाई करेंगे तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका कुछ इक्विवेलेंट वेट होगा, उसका इक्विवेलेंट वेट ही उसके मास के बराबर होगा। हो गया आंसर। आगे बात समझ में आपको, यहां से बात समझिए फिर से। वी नो दैट इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंट मास जो होता है वो मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। पढ़ा है ना आपने, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। ये सब आपने 9th 10th 11th 12th में पढ़ा होगा। मतलब जैसे O2 लिखा है या आपका H2O लिखा है, इसके सामने क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब ये इसका 1 मोल हो गया। 1 मोल, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका 1 मोल H2O, 1 मोल O2 हुआ ना। तो ये 1 मोल O2 मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल H2O मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट इस H2O का होगा ना।
1 मोल, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मोल, तो 1 मोल O2 मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा O2 के, 1 मोल H2O मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा H2O के। आगे बात समझ में? तो वैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, तो आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। नीचे का दिखाई दे रहा है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। अब बताइए चारों में ऑप्शन कौन सही होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। इक्विवेलेंट और कहीं तो लिखा नहीं है, इसी में लिखा है बी वाले सेक्शन में, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ही आ रहा है ना आंसर में, m इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट आ रहा है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है, और यहाँ पे लिखा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। आगे बात समझ में? इक्विवेलेंट वेट m के बराबर आ रहा है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। ऑप्शन बी में लिखा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। चलो इसको नोट करना है तो नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड टू 1 आवर टू इलेक्ट्रोलिसिस CuSO4 सॉल्यूशन। मतलब आपका कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, और आपका कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। Cu यहाँ पे नेगेटिव कैथोड होता है, यहाँ पे आपका एनोड पॉजिटिव होता है, और CuSO4 का सॉल्यूशन है, यहाँ पे बैटरी से ये कनेक्टेड होते हैं। तो CuSO4 का सॉल्यूशन है Cu++ होगा, और यहाँ पर ये Cu++ कहाँ गया? इस कैथोड पर गया, और वहां पर जाकर क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया, वहां पे जाकर चिपक गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 एम्पियर करंट को आपने यहां से सप्लाई किया, 5 एम्पियर करंट को आपने सप्लाई किया कितने बजे तक? 1 घंटे तक। 1 घंटे तक आपने 5 एम्पियर करंट को इस CuSO4 के सॉल्यूशन में डाला। तो अब आपको बताना है कि इस कैथोड पर कितना कॉपर का जो मेटल है वो डिपॉजिट हुआ। क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और आंसर करने चले जाते हैं, तो क्वेश्चन आंसर गलती हो जाता है। इसलिए आपको मैक्सिमम चीज तो आपके क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा और सॉल्व कर लेंगे आप इजीली। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है, आपने 1 घंटे तक 5 एम्पियर करंट को फ्लो कराया, और जो कैथोड पर आपका जो कॉपर जाकर डिपॉजिट हो रहा है वो कितने अमाउंट में हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है कि फॉर्मूला इसका क्या है। आपका जो फॉर्मूला है वो है m इज इक्वल टू, जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो m हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कहो या मॉलिक्यूलर मास कहो, किसका? जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है उसका, CuSO4 का नहीं, जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड में उसका। ठीक है, और ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है आपका 63.5 ये एटॉमिक वेट है इसका कॉपर का। क्योंकि ये मेटल है तो एटॉमिक वेट लिखा है, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर वेट लिखता। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे mm लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ mm है और यहाँ पे AW है, तो कंफ्यूज मत होना। ये आपके मास की बात हो रही है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात हो रही है। तो अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम होगा तो एटॉमिक वेट। इज दैट क्लियर? उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो कॉपर का यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे कॉपर क्या है? मेटल है, तो उसका एटॉमिक वेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, करंट I, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता चुकी हूँ ना, या फॉर्मूला आपको। तो यहाँ पे I कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर करंट दिया हुआ है, ठीक है। अगर एम्पियर में नहीं होता तो एम्पियर में इसको ला कर ही वैल्यू को पुट करते, ओके। T कितना दिया हुआ है? T दिया हुआ है 1 आवर, 1 घंटा दिया हुआ है, तो घंटे में तो हम रखेंगे नहीं, इसको सेकंड में हमें रखेंगे। तो हम 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, तो हम घंटे से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ओके। n इंटू f कांस्टेंट होता है, वो भी दिया हुआ है वैल्यू 96,500, और n हमें निकालनी है बस।
उसके बाद सारे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू हमारी आ जाएगी। आगे बात समझ में। चलिए n देखते हैं कि n कैसे निकालना है। तो चूंकि आपने क्या यहाँ पे देख रहे हो, आप देख रहे हो कि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, CuSO4 की हो रही है। अभी मैंने डायग्राम भी बनाया था आपका कि Cu जो है, Cu++ जो है वो आपके कैथोड पर जा रहा है और रिडक्शन उसकी हो रही है। तो Cu++ जो था वो कैथोड पर गया और वहां पर वो चिपक गया और Cu बना लिया। कैसे, तो उसके लिए आपका था Cu++ कैथोड पर गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर मेटल की फॉर्म में वहां पे चिपक गया। तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया उसका। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो मैंने लिखा हुआ है हियर Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लिया, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू हमें आराम से मिल गई। तो ऐसे ही आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे बात समझ में, n की वैल्यू आपको ऐसे ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू रख दिया 2, f की वैल्यू पता ही है आपको, सारे वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 5.8 ग्राम आंसर। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बस वैल्यूज पुट करने हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे 1 आवर रख देंगे तो गलती हो जाएगा भाई। ठीक है, सेकंड में ही आपको रखना है टाइम को, और करंट को एम्पियर में ही रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेट दिया है वो एटॉमिक वेट जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसी वेट को यहाँ पे रखना है। n की वैल्यू आप निकाल लोगे, f की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए देख लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे स्टेट्स दैट इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, Q के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। यहाँ पर अगर ZnSO4 का बीकर है तो यहाँ पर CuSO4 का बीकर है, और इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, तब जाकर दोनों में इक्वल चार्ज सप्लाई किया जा रहा है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे फिर से समझिए। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे स्टेट्स दैट इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, Q क्या है, सेम है, Q मतलब ये वाला Q। ठीक है, सेम है, इट पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड। अब जब चार्ज सप्लाई होगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स में, वो या गैस है तो गैस लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड्स पर। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अगर हम सेम चार्ज को अगर हम 2 बीकरों में डालें तो दोनों बीकर को हमें कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में। एक बीकर ये है, दूसरा बीकर ये है। ठीक है, बीकर मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये है, एक दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये है, दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब चार्ज को मैं सप्लाई करूंगी तो दोनों में इक्वल चार्ज ही जाएंगे। उसके बाद इसके इलेक्ट्रोड में जो आपका मटेरियल, जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज द सेकंड फैराडे लॉ। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। जो मास डिपॉजिट हो रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स में वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अभी बस आपको मैं इस स्टेटमेंट को बता रही हूँ, अभी पूरा अच्छे से मैं डिटेल से बताऊंगी, सारा फॉर्मूला वगैरह सब बताऊंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ में क्या था, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q था, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सेकंड लॉ क्या है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां तक आपका हो गया सेकंड फैराडे लॉ। यहां पर मैंने नोट लिखा है, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है नोट तो कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ बच्चों को तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसकी क्या चीज है देख लो, ये फैराडे लॉ से रिलेटेड है, लेकिन इसको मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, हियर 2 सेल्स आर कनेक्टेड।
दो सेल है, दो अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, अगर इन दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने कनेक्ट कर दिया किसमें, सीरीज में, याद रखिएगा सीरीज में अगर हमने दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कनेक्ट कर दिया और फिर जब हमने करंट को पास कराया तो वहां पे करंट क्या हो जाएगा, दोनों में सेम हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, चार्ज सेम हो जाएगा, टाइम सेम हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ वी मेंटेन द सेम टाइम, टाइम भी सेम हो जाएगा, चार्ज भी सेम हो जाएगा और करंट भी सेम हो जाएगा। अगर हमने सीरीज में इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कनेक्ट किया है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये है जिसमें ZnSO4 का सोल्यूशन है, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये है जिसमें CuSO4 का सोल्यूशन है, दोनों को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, लेकिन किस फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में, तब दोनों में इक्वल करंट जाएगा, दोनों में इक्वल चार्ज जाएगा और इक्वल टाइम पर। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू IT होता है, सो चार्ज विल बी सेम थ्रू दिस सेल, तो दोनों सेल में क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल होगा, सेम होगा, यही चीज है। तो ये कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, ठीक है, 12th फिजिक्स पे आपने पढ़ा होगा इस चीज को। सीरीज में कनेक्ट करने से, देखो मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है ताकि अगर आपको ये चीज समझ में ना आए तो आप हिंदी में भी इसको समझ सकते हो। सीरीज में कनेक्ट करने से करंट सेम होगा सभी सेल में, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो दोनों सेल में जो करंट पास करोगे वो सेम होगा, और जब करंट सेम होगा तो चार्ज सेम होगा और टाइम भी सेम ही होगा, टाइम सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I सेम, सीरीज में करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, I मतलब क्या, करंट सेम हो जाएगा सीरीज में, टाइम भी सेम ही रहेगा और चार्ज भी वहां पर क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। Q इज इक्वल टू IT, जब ये दोनों सेम है तो ये भी सेम हो जाएगा। तो दोनों जो सेल है, जब आपने करंट पास किया तो दोनों में इक्वल करंट जाएगा, इक्वल चार्ज जाएगा और इक्वल टाइम पर। ओके, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। So students, according to second law of Faraday, mass of substance is directly proportional to equivalent weight of that substance, ठीक है, M is directly proportional to EW। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को लिया है, पहला इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें हमने ZnSO4 का सोल्यूशन लिया है, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें हमने CuSO4 का सोल्यूशन लिया है। इन दोनों सेल को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से और इन दोनों सेल को हमने कैसे रखा है, तो सीरीज में रखा है। सीरीज में रखने से क्या होगा, सीरीज में हम रखेंगे और जब हम करंट को पास करेंगे तो दोनों में इक्वल करंट जाएगा, इक्वल चार्ज जाएगा और इक्वल टाइम। सीरीज में हमने इसलिए सेल को रखा है ताकि दोनों में इक्वल करंट जाए, इक्वल चार्ज जाए और इक्वल टाइम पर जाए, इसलिए हमने सीरीज में रखा है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, Q वहां पे क्या है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने फेराडे के फर्स्ट लॉ में आपने क्या पढ़ा, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ओके, और यहां से हमने प्रोपोर्शनल साइन को हटा के यहाँ पे हमने Z को रख दिया, तो M इज इक्वल टू Z इंटू Q। अब इस सेल के लिए, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए हो जाएगा M Zn, क्योंकि यहाँ पे Zn डिपॉजिट हो रहा है। इस सेल के लिए Cu डिपॉजिट होगा, इसमें Zn डिपॉजिट होगा तो इसमें Cu डिपॉजिट होगा, ओके। तो यहाँ पर आपका मास किसका हो जाएगा, Zn का हो जाएगा और Z इज इंटू Q, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। किसके लिए, इसके लिए, इस सेल के लिए। दूसरे सेल के लिए हो जाएगा कि मास जो कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है, SO4 माइनस को आप सोच रहे हो कि SO4 माइनस का क्या हुआ, तो ये मैंने कई बार अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि SO4 माइनस का सॉल्यूशन ये पूरा अंदर भर जाएगा, ठीक है, और Cu पूरा जाकर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास जो है Cu का जो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका M Zn की वैल्यू और यहाँ पे M Cu की वैल्यू आपने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ निकाल लिया। वी नो दैट M Zn, अब यहाँ पे Z की वैल्यू को हम खोल के रखेंगे, यहाँ पर भी Z की वैल्यू को खोल के रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन फेराडे कांस्टेंट इनटू Q। Z की फॉर्मूला क्या होता है, Z का फॉर्मूला होता है E अपॉन F, ठीक है। सब मैंने आपको बताया ना कि Z इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन F, इक्विवेलेंट वेट एंड अपॉन फेराडे कांस्टेंट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू Z।
तो यहाँ पे हमने उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ इंटू क्यू, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इस सेल के लिए हो जाएगा MCU इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ इंटू क्यू, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके, डिवाइड बोथ इक्वेशन, इससे इसको डिवाइड करना है हमें, बोथ इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो MZN अपॉन MCU क्या हो जाएगा, सारे वैल्यूज को पुट करो, इसको उठा के यहाँ रखो, इसको उठा के इसके नीचे रखो और देखो क्या क्या कट रहा है। अब मैंने आपसे कहा कि सीरीज में है तो चार्ज इक्वल सप्लाई होगा, मैंने आपसे कहा ना कि सीरीज में है तो चार्ज इक्वल सप्लाई होगा, मतलब इस MZN में जितना चार्ज होगा, मतलब इस सेल में जितना चार्ज आ रहा है उतना ही इस सेल में आ रहा है, मतलब Q दोनों में सेम है तो Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, और क्या कैंसिल हुआ, फेराडे कांस्टेंट तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है चाहे कोई भी लो, तो यहाँ पे F भी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका इक्विवेलेंट वेट बचा। इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर इसका Zn का है, Zn डिपॉजिट हो रहा है ना, तो Zn का इक्विवेलेंट वेट होगा, यहाँ पर Cu डिपॉजिट हो रहा है तो Cu का इक्विवेलेंट वेट होगा, तो उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग है, यहाँ पे जिंक है तो यहाँ पे कॉपर है, तो दोनों का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होगा ना, तो दोनों को हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, जो बचा उसको यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे, तो MZN अपॉन MCU इज इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब इस चीज को, इस फॉर्मूला को देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव हो गया आपका, एक फॉर्मूला आ गया, तो इस फॉर्मूला को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये जो जिंक जो डिपॉजिट हो रहा है इस कैथोड पर, इसका जो मास है वो इस जिंक के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखिए, ये MZN इज इक्वल टू लिखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, यहाँ पे MCU इज इक्वल टू लिखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, इज इक्वल टू है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, ध्यान से देखो, सोचो, MZN इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn, MCU इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu, तो हुआ कि नहीं, तो जितना Zn यहाँ पे डिपॉजिट होगा, ठीक है, उसका मास इस Zn के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज अ सेकंड फेराडे लॉ, दिस इज अ सेकंड फेराडे लॉ। तो यहां से इस फॉर्मूला से मैंने डिराइव कर लिया M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। इज दैट क्लियर और नॉट? ऑफ कोर्स यस, ठीक है। मास ऑफ दैट सबस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सबस्टेंस, ठीक है। पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रही है, ओके। जितना यहाँ पे Zn का मास डिपॉजिट होगा वही मास उस Zn के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। यहाँ पे Cu जितना डिपॉजिट होगा वो Cu का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर इसी चीज को अगर मुझे एक और तरह से लिखना हो तो मैं यहाँ पे साफ कर देती हूँ। आप लिख चुके हैं ना, तो मैं यहाँ पे इसको साफ कर देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को मुझे लिखना हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, M1 अपान M2 इज इक्वल टू EW1 अपान EW2 लिख सकती है कि नहीं। मतलब इसको हम 1 मान ले सेल, इसको 2 सेल मान ले तो 1 2 हो गया। मतलब जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस इक्वेशन, जनरल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। ये क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे, ठीक है। फेराडे के सेकेंड लॉ को हम जनरली इस तरह से हम नोट कर सकते हैं। नोट करना है तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। और सो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को अपना एक लाइक दें, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर या आप मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे की वीडियो को बनाने के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।